स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम 4 वीडियो लेक्चर इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अपलोड कर चुके हैं। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के हैं वो। तो यहाँ पे अब थोड़ा सीक्वेंस में चल रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है और डैनियल सेल क्या होती है, अब ये आपका बेसिक है, इसे आपको जानना जरूरी है। अब जैसे कि लोग कह रहे हैं कि इस साल गैल्वानिक सेल आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, सही बात है, गैल्वानिक सेल आपके सिलेबस में नहीं है, मगर जब तक आप गैल्वानिक सेल को थोड़ा समझेंगे नहीं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझेंगे नहीं, तब तक आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो हाँ, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है आपके सिलेबस को छोटा करने के लिए, मगर ये नहीं है कि आपको उसके बिना जाने ही आप उस वहाँ तक पहुँच जाएंगे या आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। हाँ, अगर रटना है तो आप ठीक है, उसे रट लीजिए किसी न किसी तरह से, मगर जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही नहीं मालूम तो आप सेल पोटेंशियल कैसे समझ पाएंगे। सेल पोटेंशियल इसके बाद टॉपिक है आपसे, और सेल पोटेंशियल आपके सिलेबस में है भी, ईएमएफ जो है वो आपके सिलेबस में है। मगर आप गैल्वानिक की सेल नहीं जानते, गैल्वानिक सेल नहीं जानते, डैनियल सेल नहीं जानते, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही नहीं जानते, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं जानते तो आपको नहीं समझ में आएगा आगे कि ये स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, या ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, ई सेल जो जिसे कहते हैं ई सेल, तो ई सेल कैसे निकाला जाता है, ई सेल आपके सिलेबस में है। तो ये सब चीज़ें अभी डिस्कस करने के लिए पहले हम थोड़ा सा 2 चीज़ें आज समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल, कैसे किसी सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा आपका ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सेल नोटेशन, जिसे सेल नोटेशन दिखाया जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को ये बताया गया था कि इस तरह से मान लीजिए आपके पास एक 2 सोल्यूशन की बीकर है, और इसमें आप मान लीजिए जिंक सल्फेट है ZnSO4, और इसमें मान लीजिए कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है, और इसमें आपने जिंक की रॉड लगाई है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन है अंदर तक, और इसमें आपने कॉपर की रॉड लगाई है, ठीक है, और यहाँ पे आप मान लेते हैं सॉल्ट ब्रेस से जोड़ देते हैं, सॉल्ट ब्रेस से आप जोड़ देते हैं, ये इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए है। और यहाँ पे आप किसी वायर के थ्रू से जोड़ देते हैं या किसी स्विच के थ्रू से जोड़ देते हैं, तो एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो गई। अब इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में कि जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ये आपका एनोड होता है, एनोड ये निगेटिवली चार्ज होता है, और यहाँ पे कॉपर के इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसे कैथोड कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं इससे पहले वाले, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर जो 4th पार्ट है, या जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डैनियल सेल, उस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सेल नोटेशन क्या होती है, तो इसे आपको पूरा इस तरह से फिगर तो हर बार आप बना के दिखा नहीं सकते। तो फिगर नहीं बनाएंगे तो हम किस तरह से दिखाएंगे कि हमारी सेल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन एनोड है कौन कैथोड है। इसके लिए एक तरीका बताया गया है सेल नोटेशन के लिए। तो मान लेते हैं हम इसी सेल को नोटेशन करना चाहते हैं, तो इसमें 2 हाफ सेल है। एक हाफ सेल ये है जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है रिडक्शन हाफ सेल, ये रिडक्शन हो रहा है इसमें, तो इसे रिडक्शन हाफ सेल कह सकते हैं। और इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और इसे रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों हाफ सेल, हाफ मतलब आधा सेल, और दोनों को जोड़ देंगे तो फुल सेल हो जाएगी या सेल हो जाएगी। तो इन दोनों को ही हमको दिखाना है। अब इसे किस तरीके से दिखाते हैं, तो यहाँ पे आपका सेल नोटेशन जो होगा, ठीक है, तो इसे सेल नोटेशन के रूप में आप इस तरह से दिखाएंगे, जिंक, फिर Zn2+ डबल डॉट और Cu2+ प्लस से Cu, ठीक है। अब ये अभी हमने रफली बताया है, अभी हम इसमें और डिटेल बता देते हैं। तो ये नोटेशन जो है, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को लिखा है, यहाँ हमने रिडक्शन वाले पार्ट को लिखा है, और ये इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ। तो ये जिंक का जो रॉड थी जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ये जिंक की रॉड में जो पहला लिखा जाता है वो इलेक्ट्रोड का नाम लिखा जाता है। इधर की तरफ आप ध्यान दीजिए, इस पार्ट की तरफ जो लेफ्ट में है, उसमें पहले आप जो लिखते हैं वो मेटल वाला पार्ट रहता है जो सॉलिड फेज में रहता है, जो सॉलिड फेज में आपका रहेगा सोल्यूशन के अंदर। ये सॉलिड फेज में है, ये सोल्यूशन के पार्ट में। तो सॉलिड फेज में जो भी चीज़ रहेगी उसे आप सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके जो आयन के फॉर्म में रहेगा उसे आप दूसरे भाग लिखते हैं, दूसरे पार्ट में लिखते हैं, मतलब, और उसके बीच में ये एरो लगा देते हैं। इससे आपको पता लग जाता है बिटवीन द सॉलिड फेज एंड द सोल्यूशन फेज, तो सोल्यूशन फेज में कौन चीज़ है और सॉलिड फेज में कौन चीज़ है। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसके ऊपर 2+ लगा दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद ये डबल एरो किस लिए खींची गई है, तो ये डबल एरो इसलिए खींची गई है ये सॉल्ट ब्रिज के लिए दिखाने के लिए। हाँ, इसमें ये चीज़ और है कि आप इस तरह से चाहे एरो बना दीजिए, चाहे इस तरह से सेमी कोलन लगा दीजिए, दोनों ही नोटेशन सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्ट ब्रिज जैसे ये यूज़ किया गया है, तो ये तो फिगर में हमने दिखाया है, और नोटेशन में कैसे दिखाएंगे, इस तरह से 2 एरो खींच देते हैं तो ये सॉल्ट ब्रिज हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका जो आयन का फेज है उसे पहले लिखते हैं, और जो सॉलिड फेज है उसे बाद में लिखते हैं। 2 चीज़ें और आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं सॉलिड एस सॉलिड, यहाँ पे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं सॉलिड, और यहाँ पे आप ये जो आयन फेज में इसका कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, जैसे 1 मोल पर लीटर, और यहाँ पे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 मोल पर लीटर। जरूरी नहीं है 1 मोल पर लीटर हो, आप 0.5 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, एम मतलब मोलरिटी होती है, और 0.3 इधर भी लिख सकते हैं, तो एम, तो इसका मतलब भी मोलरिटी होती है, मतलब मोल्स पर लीटर। तो ये सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब इसमें अगर एक बार हम फिर से समझा देते हैं, जो भी आप सेल बनाते हैं उसमें 2 पार्ट होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका फुल सेल कहलाता है, या पूरा सेल कहलाता है। अब एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक जगह रिडक्शन हो रहा होगा, तो जो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं और उसे पहले लिखते हैं, और जिस पे रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं, उसे बाद में लिखते हैं। अब एनोड को लिखते वक्त भी एनोड वाले पार्ट में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेटल है, मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है, और मेटल के आयन है जो कि एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में है। यहाँ पे आप AQ भी लिख सकते हैं, एक्वस, जैसे इसके लिए आपने सॉलिड लिखा है, इसके लिए एक्वस। अब आप कहेंगे कि इसका कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिख रहे, तो जब भी कोई चीज़ सॉलिड फेज में होती है सोल्यूशन में, तो उसका कंसंट्रेशन बाय डिफॉल्ट ही 1 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप AQ इस तरह से लिख सकते हैं, AQ मतलब एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को हम पहले लिख देते हैं, रिडक्शन वाले पार्ट को बाद में लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में जो मेटल सॉलिड फॉर्म में रहता है उसे पहले लिखते हैं, और जो आयन के फॉर्म में रहता है बाद में। और इस वाले केस में जो आयन के फॉर्म में रहता है उसे पहले लिखते हैं और बाद में लिखते हैं। यहाँ से आपको वैसे भी सिंपल दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक से Zn2+ है। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक आध एग्जांपल हम आपको और बता देते हैं जिससे ये चीज़ थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। हाँ, याद करने के लिए, तो A आपका अल्फ़ाबेट में पहले आता है और C आपका अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, तो यहाँ पे एनोड और कैथोड ही होगा। तो एनोड A पहले आता है, तो A आपका पहले आ गया, और कैथोड मतलब जहाँ पे रिडक्शन होता है वो बाद में आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एनोड पहले आता है, कैथोड बाद में आता है। A के साथ N लगा दीजिए, मतलब An, तो निगेटिव, एनोड निगेटिव होता है और कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। यही चीज़ आपको याद रखनी है। और आगे आपको जो भी जिस भी तरह की सेल पढ़िए, चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़िए, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़िए, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। एनोड हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है, कैथोड को हमेशा राइट में लिखा जाता है वाइल रिप्रेजेंटिंग ए सेल। तो ये आपका सेल नोटेशन है। अब ये इस फिगर को बनाइए, चाहे आप इसी को लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे आप कंसंट्रेशन नहीं लिखे हैं, कंसंट्रेशन भी लिख दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सेल नोटेशन है। एक आध एग्जांपल आपको और दिखा देते हैं सेल नोटेशन के। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेल नोटेशन बहुत जगह काम आएगा, और क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे उसमें पूरी सेल बना के नहीं दी जाएगी, इस नोटेशन में दिया जाएगा, और उसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो कॉपर और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन है आपके पास और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। इसकी सेल आप कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का क्या होगा, रिडक्शन। आप वैसे भी जानते हैं कि सिल्वर कम रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू कॉपर, और सिल्वर से भी कम रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड होता है। तो यहाँ पे आपका साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे इस सेल को नोटेशन को हम कैसे दिखाएंगे, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हाफ सेल अगर लिखना चाहे तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको साफ साफ लग रहा है रिडक्शन है, रिडक्शन। और सिल्वर के लिए तो यहाँ पे Ag, अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इसे 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, और ये आपका 2Ag, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर का रिडक्शन।
तो एक सेल में ये रिएक्शन चल रहा है आपका, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये आपका रिडक्शन हाफ सेल। अब इन दोनों रिएक्शन को आप सिंपली आप जोड़ दीजिए, तो ये आप दो इलेक्ट्रॉन से कट गए, और यहाँ पे बाकी चीज़ें आप इस तरह से लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे इस तरह से Cu, ठीक है, ये Ag प्लस लगा है, Ag प्लस यहाँ पे आयन है, तो यहाँ पे Cu 2Ag प्लस से आप Cu2 प्लस और 2Ag, ठीक है। तो अब इसमें आप इसे इस तरह से दिखा सकते हैं एक्वस, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्वस क्योंकि आयन की फॉर्म में है, यहाँ सॉलिड और यहाँ सॉलिड। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये इस सेल को अगर आपको नोटेशन में दिखाना है तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन है, तो ये आपका लेफ्ट में लिखा जाएगा, जैसे हम ऊपर लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये आपका ऑक्सीडेशन है कॉपर से, कॉपर Cu2 प्लस, तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं तो पहले मेटल लिखते हैं, फिर मेटल आयन को लिखते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल एरो बना दिया, और यहाँ पे सिल्वर है तो इसका रिडक्शन लिखना है हमको। तो पहले सिल्वर Ag2 Ag प्लस, और इससे आप किस में कन्वर्ट हो गए 2Ag, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही दिखा दीजिए। किसका हो रहा है, कितने का हो रहा है, उससे मतलब आपको नहीं है। अब यहाँ पे आप सॉलिड लगा दीजिए, यहाँ पे आप सॉलिड लगा दीजिए, यहाँ पे आप एक्वस लगा दीजिए, यहाँ पे आप एक्वस लगा दीजिए। यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन दिया गया है तो कंसंट्रेशन मान लेते हैं 0.2 इसका दिया गया है, और 0.2 इसका दिया गया है। 0.2 अब ये किसी न किसी फॉर्म में होगा, मोल्स पर लीटर, एम की फॉर्म में होगा, मोलरिटी की फॉर्म में होगा, मोलैलिटी की फॉर्म में होगा, नॉर्मलिटी की फॉर्म में होगा, फॉर्मलिटी की फॉर्म में होगा, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। किसी भी फॉर्म में हो तो वो कंसंट्रेशन आप इस फॉर्म में लिख देते हैं। एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक है, Ni निकिल, और यहाँ पे AgNO3, निकिल और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है आपके पास। तो ये NiNO3 का सोल्यूशन है, और उसमें निकल के इलेक्ट्रोड लगाया गया है। AgNO3 का सोल्यूशन है, उस पर सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगाया गया है। अब इसमें जो रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है सिल्वर कम रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट आपने पढ़ा ही है कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो निकल से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा सिल्वर। तो सिल्वर का इस केस में भी आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और निकल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये कम रिएक्टिव होता है, आपको मालूम ही है सिल्वर कम रिएक्टिव होता है, और गोल्ड उससे भी कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये कम रिएक्टिव होगा तो इसका रिडक्शन होगा, और जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं। तो निकिल Ni और निकिल सॉलिड के फॉर्म में लिख दीजिए, और ये Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। और हाफ सेल लिख दिए चाहे हाफ सेल। और यहाँ पे आप फिर दूसरा केस ले लीजिए सिल्वर का। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो सिल्वर को भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, Ag2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2Ag में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिडक्शन हाफ सेल लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर आप क्रॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, तो बाकी जो आपके पास बचता है, ठीक है, Ni सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप उसी तरह से एक्वस लगा सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक्वस लगा सकते हैं, यहाँ सॉलिड लगाइए, ठीक है। तो ये इस तरह से, और ये Ni2 प्लस, और यहाँ पे 2Ag सॉलिड, ठीक है, और यहाँ एक्वस लगा दीजिए। तो ये भी आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन दिखाई पड़ रही है। निकिल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसी सेल नोटेशन में आप दिखाना चाहते हैं, अगर सेल नोटेशन के फॉर्म में आप दिखाना चाहते हैं तो इसे किस तरह से दिखाएंगे। निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, निकिल के एटम को लिखेंगे Ni, उसके बाद एक सिंगल एरो खींचेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे Ni2 प्लस, ठीक है, डबल एरो खींचेंगे ये सॉल्ट ब्रिज के लिए। फिर आपके पास सिल्वर है, तो सिल्वर का आयन लिखेंगे Ag प्लस,
और एक इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, Ag में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब इसमें से अगर इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे आप सॉलिड लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ है AQ लिख दीजिए एक्वस, और कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.3 मान लेते हैं, 3 लिख दिया मोल्स पर लीटर कैपिटल M, और यहाँ पे भी इसका कंसंट्रेशन दिया मान लीजिए 0.2 है M मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये सेल नोटेशन है। सेल नोटेशन इस तरह दिखाई जाती है। इसमें जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, यहाँ पे आपको जो निगेटिव पार्ट होता है उसे लिखते हैं, यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव पार्ट है उसे लिखते हैं, यहाँ पे एनोड लिखा जाता है हमेशा, और यहाँ पे हमेशा कैथोड लिखा जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, इसे रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। दोनों को मिला के आपका सेल बन जाता है। तो ये आपकी सेल नोटेशन है, और ये किसके लिए है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नोटेशन है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़िए चाहे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़िए, दोनों में ये नोटेशन यूज़ होती है। जब भी आपको सेल दिखाना है या कोई भी सेल के बारे में बताया जाएगा तो वो इसी तरह से रहेगी। अब इससे पहले जो सबसे पहले केस डिस्कस किया गया था उसमें सेल पोटेंशियल कितना आता था, तो 1.1 वोल्ट आता था डैनियल सेल के लिए, 1.1 वोल्ट आता था डैनियल सेल के लिए। अब इसी को सेल पोटेंशियल कहा जाता है। अब ये सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है तो ये हम आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल या सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया था ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब इस लेक्चर में आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए गैल्वानिक सेल या सेल कह दीजिए जो भी। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ाना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसके बाद आएगा, फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आएगा जिसे रेफरेंस माना जाता है। पर पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती कौन सी चीज़ है इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं, तो वैसे हम एक डिफिनेशन बता देते हैं या पहले समझा देते हैं फिर आपको डिफिनेशन बता देते हैं। तो जैसे आपके पास ये है, ये कंटेनर है, इसमें मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब CuSO4 का सोल्यूशन है तो इसमें आपको नो डाउट Cu2+ होगा और SO4 होगा। अब ये एक्वस सोल्यूशन होगा, इतना तो पक्का ही है। सोल्यूशन मतलब ये है कि इसे पानी में डाला गया है CuSO4 को, और उसके बाद जैसे पानी में आप डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से Cu2+ अलग हो जाएगा और SO4- अलग हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास Cu2+ आयन है। अब इसी के अंदर मान लीजिए आपने कॉपर की एक इलेक्ट्रोड या कॉपर की एक रॉड, ठीक है, कॉपर की एक रॉड डिप कर दी है। तो यहाँ पे जो चीज़ होने वाली है, यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली है, मतलब तीन पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो Cu2+ आयन है, Cu2+ आयन जो कि सोल्यूशन में है, इस Cu2+ आयन इस रॉड से कोलाइड करता है। इस रॉड से कोलाइड करने के बाद फिर से वापस सोल्यूशन में आता है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, ना ही इसने इस रॉड से कोई इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसका रिडक्शन हो, ना ही इसने इस इलेक्ट्रोड ने या इस रॉड ने कोई इलेक्ट्रॉन इसको दिया ताकि इसका रिडक्शन हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले केस में आपका कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आपके साथ कि यहाँ से ये जो Cu2+ है ये इस इलेक्ट्रोड पे आए, इससे दो इलेक्ट्रॉन ले और ये इसी पे डिपॉजिट हो जाए। तो ये Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिडक्शन। Cu2+ आपके पास था, इस इलेक्ट्रोड के पास आया, इस इलेक्ट्रोड से दो इलेक्ट्रॉन इसने लिए, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन लिए और ये किस में कन्वर्ट हो गया? Cu में। तो ये रिडक्शन वाला केस है। अब इस केस में आप देखिए ये Cu2+ पॉजिटिवली चार्ज था, इससे दो इलेक्ट्रॉन लिया। जब इससे दो इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सोल्यूशन आपका क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। तो जब ये प्रोसेस होगा, मतलब रिडक्शन वाला प्रोसेस होगा, तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब रिडक्शन वाला प्रोसेस होगा, जैसे इससे पहले आपको डैनियल सेल पढ़ाई गई थी, तो उसमें कॉपर का रिडक्शन ही हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था। यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इस कॉपर ने ले लिए और लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गए उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ पे आपका ये जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव हो गया और ये आपका जो हो गया ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, मतलब यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, चार्ज सेपरेशन की वजह से जो भी पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है इसे।
अगर ऐसा होता है तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी थी आपकी, दूसरी पॉसिबिलिटी। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी थी आपके पास कि क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये Cu2+, अब ये Cu2+ के फॉर्म में इसमें आएगा Cu2+, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो इसी पे रह जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने Cu2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में आया, तो सोल्यूशन आपका पहले न्यूट्रल था, 2 Cu2+ आने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ। Cu से किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसी पे रह गए थे, ये निगेटिवली चार्ज हो गया, और ये आपका सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस केस में आपका जो इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिवली चार्ज हो गया और सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस केस में आप देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसे ऑक्सीडेशन, हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाएगा, और उस केस में आपका रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड में, मतलब किसी भी आपका इस तरह की सेल बनाएंगे हाफ सेल, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी होती है। अब इसमें टेंडेंसी होती है मेटल की और सॉल्यूशन की कि कौन सी टेंडेंसी होती है, तो जिसके हिसाब से जो टेंडेंसी ज़्यादा होगी वही आपका रिएक्शन कहलाएगा। मान लीजिए ये वाली टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो रिडक्शन होगा, ये वाली टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये दोनों टेंडेंसियाँ एक साथ चलती हैं और एक बार इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है तो हमको फाइनली पता लगता है कि आखिर टेंडेंसी कौन सी ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है कि रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और जिस चीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है वही फाइनली हमारा मान लिया जाता है। तो वो इलेक्ट्रोड पे अगर टेंडेंसी आपकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज़्यादा है तो वो उस पर रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस created at the interface, potential difference created at the interface between the electrode and its solution। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एट द इंटरफेस, मतलब जहाँ दोनों का इंटरफेस है, ये आपका इंटरफेस है, इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो टेंडेंसी होती है किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह के केस आपके गैल्वानिक सेल में भी डिस्कस किए गए थे। तो वहाँ पे आपके पास टेंडेंसी क्या थी कॉपर की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थी उसके पास, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन। जैसे यहाँ पे है ये Cu2+ है, इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सोल्यूशन निगेटिव हो जाएगा। और उस वक्त आपका जो ये था ये रिडक्शन पोटेंशियल ही कहलाता था, और यहाँ पे रिडक्शन ही होता था और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था। और जो दूसरा वाला था जिंक, उसको एनोड कहा जाता था, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था, इलेक्ट्रॉन वहाँ से उधर की तरफ मूव करता था, ठीक है, कॉपर की तरफ। तो ये चीज़ आपको उससे भी और इससे भी रिलेट हो गई होगी कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम आगे चलते हैं EMF ऑफ ए सेल, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और जान लीजिए आप कि जो भी हम हाफ सेल लिखते हैं उसमें हमेशा हाफ सेल में एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा, ये बात तो आपको क्लियर ही है। मगर एक कन्वेंशन है कि हम जब भी हाफ सेल का रिएक्शन लिखते हैं वो रिडक्शन के ही फॉर्म में लिखते हैं। अब मान लीजिए आपका कभी हाफ सेल रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में है, तो उसे भी हम रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मान लीजिए आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी चीज़ का दिया गया है Zn से Zn2+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आपको दिया गया है 0.76, मगर ये पॉजिटिव में दिया गया है। Zn से जिंक Zn2+ में कन्वर्ट भी होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता भी है। तो अगर आपको दिया गया है तो अगर इसका आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Zn2+ से Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका निगेटिव होगा। तो जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो रिवर्स ही होती है रिडक्शन की। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जब भी हम कोई हाफ सेल लिखते हैं तो उसका हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ भी रिडक्शन की पोटेंशियल लिखते हैं, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे ही, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें हो सकता है आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में दिया रहे, मगर आपको लिखना जो पड़ेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल आपको समझ में आ गई होगी, रिडक्शन हाफ सेल भी समझ में आ गई होगी। जैसे ये आपकी जो है ये आपकी रिडक्शन हाफ सेल है और ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल है।
अब ये एक ही में हमने बता दिया गया है, आप दो दो एग्जांपल ले सकते हैं। जिंक के केस में लेते तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखा देते, कॉपर के केस में लेते तो वहाँ रिडक्शन दिखा देते। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि जब हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे तो उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं, और अब बस केवल हमारी साइन बदल जाती है, वैल्यू आपकी सेम ही रहती है। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है ईएमएफ या ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक तरह का फोर्स होता है और जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन किसी वायर में फ्लो करता है, तो इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। अब ईएमएफ क्या होता है इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो जैसे आपने एक सेल बनाई, अब जैसे यहाँ पे हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड दिखा रहे थे, अब इसी तरह से एक सेल दिखा देते हैं, वही डैनियल सेल का एग्जांपल है आपका। ठीक है, ये आपका हो गया इस तरह से। यहाँ पे भी आप एक इसी तरह से कंटेनर बना दीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ मान लेते हैं कॉपर ले लिया गया, यहाँ पे आपने जिंक ले लिया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया CaSO4, ठीक है, और यहाँ पे ZnSO4 का सोल्यूशन ले लिया, ZnSO4 का सोल्यूशन। ठीक, यहाँ पे आपने इसे वायर के थ्रू जोड़ दिया, यहाँ पे आपने सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इसे जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने स्विच लगा दी, और ठीक है, वोल्ट मीटर या गैल्वानोमीटर जो भी लगा दीजिए आप, वोल्टेज नापने के लिए या करंट नापने के लिए। तो यहाँ पे भी वही टेंडेंसी हो रही होगी जो हमने अभी इससे पहले बताया। अब यहाँ पे भी वही टेंडेंसी हो रही होगी, यहाँ पे दो टेंडेंसी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ पे पता लग जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब ये Zn जो है, ये Zn की जो रॉड है वो Zn2+ में कन्वर्ट होना चाहती है, Zn2++ ये Zn2+ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जो रिएक्शन होने वाला है वो जिंक से Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला रिएक्शन होने वाला है इसमें। तो यहाँ पे जो ये जिंक से Zn2+ मतलब ये सोल्यूशन के अंदर आ गया, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर रह गए, इस रॉड के ऊपर। ठीक है, उधर जो टेंडेंसी होने वाली है वो रिडक्शन वाली टेंडेंसी होने वाली है। यहाँ पे जो Cu2+, ये जो Cu2+ आयन है इस सोल्यूशन के अंदर, ये Cu2+, यही दो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, Cu में कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे आपका रिडक्शन रिएक्शन होने वाला है। जब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये Zn2+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया और ये सोल्यूशन आपका इस तरह से पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है सोल्यूशन आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और ये इलेक्ट्रोड आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ठीक है, आपको सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो ईएमएफ का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आपका कुछ सेल पोटेंशियल होगा, हाँ ये रिडक्शन है तो इस वजह से निगेटिव होगा, और यहाँ पे आपका सेल पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, ये ऑक्सीडेशन इस वजह से यहाँ पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल है निगेटिव में है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये निगेटिव में है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव और निगेटिव डिफरेंस दिखाई पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, जब भी पॉजिटिव और निगेटिव आपके पास रहेगा और यहाँ पे इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की हो सकता है 1.1 वोल्ट हो सकता है 1.1 वोल्ट हो, या 1.2 वोल्ट हो, या मान लेते हैं इस पे ये जो आपका केस है इसमें 0.76 वोल्ट हो। ठीक है, और यहाँ पे 0.34 वोल्ट हो। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसमें तो आपको साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये रिडक्शन पोटेंशियल है और हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा है। अब यहाँ पे आपने ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू की वैल्यू है, और इसे रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे 0.76 को, तो ये माइनस हो जाएगा 0.76। ठीक है, तो अब ये रिडक्शन पोटेंशियल टर्म आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में एक आप छोटी सी चीज़ और ध्यान रखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल इसका है, इसका पोटेंशियल आप मेजर कर लेंगे, इसका पोटेंशियल जो भी इसका पोटेंशियल है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। मगर ये तब कहा जाता है जब कोई करंट इन दोनों के बीच से ड्रॉ नहीं हो रही, मतलब जब आपने इस स्विच को ऑन नहीं किया है, इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा और आपने स्विच को ऑन नहीं किया है, मतलब जब कोई करंट इससे ड्रॉ नहीं हो रही, तब जो भी पोटेंशियल होता है उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इस केस में अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे आपका जो नोटेशन है वो जैसे आगे आएगा, ई नॉट
सेल या ई सेल ही लिख देते हैं, ई सेल। तो ये आपका जो होगा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप ई आर माइनस ई ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ये आपका सीधे सिंपल है 0.34 आपने लिख दिया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लेते हैं 0.76 था, ठीक है। अब उसे साइन आपने कन्वर्ट की तो वो बदल गया, तो यहाँ पे आपने लिख दिया रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, चलिए ठीक है 34 वोल्ट। अब यहाँ पे आपने निगेटिव लगाया जो कि इस फार्मूले में लगा है, और यहाँ पे निगेटिव 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1.1 या 1.10 वोल्ट, यही आपका जो आप पढ़ा था सेल पोटेंशियल होता है डैनियल सेल का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है। अब ये वैल्यू हमने कैसे रख दी, ये फार्मूला कैसे रख दिया, तो ये फार्मूला अभी आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं ये फार्मूला आता कैसे है या कहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब केवल अकेले लिया जा रहा है, इसको पूरा सेल नहीं बनाया गया है, हाफ सेल में भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। हाफ सेल में भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जब इस पार्ट का निकालेंगे, ये आपका जो लिखा है 0.76, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बिटवीन द ZnSO4 एंड जिंक मेटल रॉड, ठीक है। और ये आपका ये जो 0.34 लिखा है ये रिडक्शन पोटेंशियल है बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड कॉपर रॉड, ठीक है। ये आपका इतनी सी पार्ट, जैसे आप ये आधे के बारे में बात कर दिया जा रहा है तो ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। आधे के बारे में बात किया जा रहा है, इस आधे के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। जब इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात किया जा रहा है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये ईएमएफ कहलाएगा, ठीक है। अब ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब ईएमएफ निकालने का जो फार्मूला है उसे एक बार फिर से बताते हैं। ईएमएफ होता क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो और इसमें हम जो खास चीज ध्यान रखते हैं, तो ई सेल और ये ई नॉट सेल कब हो जाता है, जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन हो, 298 केल्विन हो और जो कंसंट्रेशन हो वो 1 मोल पर लीटर हो, 1 मोल पर लीटर हो। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। 1 मोल पर लीटर हो मतलब आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, और सोल्यूशन की फॉर्म में जैसे वहाँ पे CuSO4 का सोल्यूशन लिया था तो उसका अगर 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन हो और उसमें कॉपर की रॉड डाल दी जाए और 298 केल्विन की जो भी टेम्परेचर निकाल जाएगा तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और ये ई सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ईएमएफ है, इसी को ई सेल को ही ईएमएफ कहा जाता है, ईएमएफ। हाँ, बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी करंट इससे ड्रॉ नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका जो फार्मूला होता है तो ई नॉट जो आपका होगा रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब ये ऑक्सीडेशन हो तो रहा है मगर इसे हम लिखेंगे रिडक्शन के ही फॉर्म में, इस पे ऑक्सीडेशन होता है मगर इसे हम लिखते किसके फॉर्म में, रिडक्शन की फॉर्म में। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद ही लिखेंगे, ठीक है। या इसी को जब हमको मालूम है कि ये जो रिडक्शन जो हम सेल नोटेशन दिखाते थे, इस सेल में यहाँ पे रिडक्शन वाला फॉर्म होता था रिडक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला फॉर्म होता था। तो ये आपका किधर है, राइट में है, राइट में है, और ये किधर है आपका लेफ्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है। और इसी को ई नॉट सेल या ईएमएफ भी कहा जाता है। सबको समझ में आ गया ये इलेक्ट्रोड, ये क्या कहते हैं ईएमएफ क्या होता है, ई सेल क्या होता है, ई सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। और एक छोटी सी चीज़ आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या अंतर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आपका, ठीक है। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। तो ईएमएफ कब होता है, जब आपके कोई भी करंट ड्रॉ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो कैथोड और एनोड के बीच में, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ईएमएफ कहा जाता है। जब कोई करंट नहीं ड्रॉ हो रहा है, और जब कोई करंट ड्रॉ हो रहा है
तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, तो वो आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो इससे पहले वाला है वो आपका कहलाता है जब करंट नहीं ड्रॉ हो रही है तो उसे ईएमएफ कहा जाता है। इसमें छोटी सी चीज़ और है, इसे आप इस तरह से ऑक्सीडेशन और यहाँ पे आप रिडक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, या ई नॉट रिडक्शन या रिडक्शन पोटेंशियल इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ये आपका क्या होगा, कैथोड, माइनस रिडक्शन इमर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे राइट वाला भी समझ में आ गया, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, बराबर ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल समझ में आ गया होगा। अब ये ई नॉट सेल का मतलब, या ई सेल भी आप लिख सकते हैं। ई नॉट सेल का मतलब ये हो जाता है कि जो भी हम प्रोसेस करवा रहे हैं वो एट द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर या स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, और दूसरा टेम्परेचर जो है वो आपका 298 केल्विन है। इसे स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बाकी इस लेक्चर में आज इतने पे ही ख़त्म करते हैं। आगे हम आप लोगों को, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताएंगे, और कैसे आप कैलकुलेट करते हैं किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है। तो हमको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको स्टैंडर्ड मान के हम किसी दूसरे का, जैसे ये फार्मूला तो हमको पता ही लग गया, ई कैथोड माइनस एनोड, तो ये ई सेल की वैल्यू हमको पहले से क्वेश्चन में मालूम रहेगी। ई सेल पोटेंशियल कितना है, कैथोड का पोटेंशियल हमको मालूम पड़ जाए, या एनोड का पोटेंशियल मालूम पड़ जाए, तो हम किसी दूसरे का पोटेंशियल, मतलब दो चीज़ें नोन रहेंगी तो तीसरी चीज़ अननोन आपको इस फॉर्मूले से पता लग जाएगी। जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगा हाइड्रोजन का, उसे हम 0 लेते हैं, और उसी हिसाब से हम दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे उस पर रिडक्शन हो। मगर जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, क्योंकि जो भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल का ही फार्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो आगे के लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपको किसी तरह का डाउट लग रहा है कि ये टॉपिक लेक्चर में है, ये टॉपिक लेक्चर में नहीं है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, रखा गया है, तो भी आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं। हो सकता है आपकी नॉलेज ज़्यादा अपडेटेड हो तो आप बता सकते हैं, या जो भी हम बता रहे हैं उसे आप में कोई डाउट हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उस पर एक स्पेसिफाइड वीडियो बना देंगे। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।